सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड ऑर्डर। थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, तो मैंने सोचा कि भाई इसको कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, क्या क्या पढ़े थे हम लोग वर्ड ऑर्डर में, कुछ याद होगा तुम लोग को? वर्ड ऑर्डर में सबसे पहले मैंने ये बताया है तुम लोग को कि सेंटेंस में जो हमें टुकड़े में वर्ड्स मिलते हैं उनको अरेंज कैसे किया जाता है। ठीक है, और आज हम लोग उस पर कुछ और वर्क करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को और जान लेंगे ताकि इसके बाद हम लोग उस पर क्वेश्चन बना सकें। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, थोड़ा सा मैं उसको और डिटेल में कर दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए इन दो चीज़ों को ध्यान से देखना है हमें। पहले देखिए, सबसे बड़ी बात, इन दोनों में कॉमन होता है कि ये या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, और डिटेल में जाएंगे हम लोग। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नाउन के इक्विवेलेंट काम करती हैं, लाइक इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है 2 + V1। उसके बाद आता है आपका जेरंड, जो वर्ब प्लस ing होता है। तो अगर हम कोई नाउन प्रोनाउन, नाउन मतलब कोई भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, और प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद इन्फिनिटिव, वर्ब जितने होते हैं उनमें अगर हम टू लगा दें तो वो नाउन फॉर्म या बेस फॉर्म के रूप में जाने जाते हैं। इन्फिनिटिव क्या है? नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, जैसे टू गो, टू प्ले, ये क्या है? नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब, या इसे हम लोग बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। कई जगह आपको ये टू नहीं भी दिखेगा, उसे बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। अभी उतना हम लोगों को नहीं जानना है, हम बस वर्ड ऑर्डर में ये पहचानना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा। दूसरी चीज़, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। ऐसा कहा जाता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म और जिसमें ईडी वगैरह लगा रहता है वो फॉर्म, बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज़ नहीं किए जाते हैं। यानी अगर इज, एम, आर, वाज, वर इस्तेमाल किया जाएगा तो हम लोग इसको वर्ब की तरह यूज़ करेंगे, अगर इसके पहले इज, एम, आर, वाज, वर लगा हो तो। लेकिन अगर ये अकेले आ गया, ठीक है, तो हम लोग इसको नाउन फॉर्म या एडजेक्टिव फॉर्म यानी जेरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो अभी हम लोगों को इन पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हम सिंपल नाउन और प्रोनाउन लेके चलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से सेंटेंस, जैसे हम लोग फ्रेम करेंगे वर्ड्स को सेंटेंस में, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा शब्द हमारा क्या है, सब्जेक्ट बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता है। शुरुआत करते हैं हम लोग प्रोनाउन से। प्रोनाउन से इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि प्रोनाउन में केस तो नाउन प्रोनाउन दोनों का होता है, लेकिन प्रोनाउन में जो है वो डायरेक्टली आप पहचान सकते हैं। नाउन बिना यूज किए नहीं पता चलेगा कि वो किस केस में है, लेकिन प्रोनाउन बिना यूज किए पता लगाया जा सकता है कि वो एग्जैक्टली कौन से केस में है। देखिए, मैं इधर सब्जेक्ट वाला लिखता हूं आई और इधर ऑब्जेक्ट वाला मी। ठीक, यानी अगर किसी सेंटेंस में या सेंटेंस बनाया जाना हो, आपको टुकड़े में वर्ड्स मिले हो, या किसी सेंटेंस में अगर ये शब्द आया हो और ये शब्द आया, तो आपको पता चल जाएगा। देखते हैं कि ये सब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? इसे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहा जाता है और ये ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद नंबर आता है वी का, ये आपका सब्जेक्टिव केस और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस। यू ऐसे समझ सकते हैं कि दो जुड़वे भाई हैं। यूज जब तक पता ना चले हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का। उसके बाद आता है ही का हिम। उसके बाद नंबर आता है शी का हर। और उसके बाद नंबर आता है इट का इट ही होता है, ये भी यू की तरह कॉमन होता है। ठीक है, और फिर एक एक्स्ट्रा और है दे। अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे तो दे, और ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे तो देम। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस में एक नाउन भी लिया और एक प्रोनाउन भी लिया। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मोहन, फिर मैंने लिखा विल टीच, फिर मैंने लिखा आई, ठीक, और फिर मैंने लिखा टुमारो।
ठीक। अगर एक और लिख लेता हूँ मैं, इंग्लिश। अब आपके पास इतने सारे शब्द हो गए सेंटेंस बनाने के लिए। एक ये हमारा वर्ब, ये प्रोनाउन, ये हमारा टाइम बता रहा है, और ये एक नाउन और, ठीक है। तो हमारे पास सेंटेंस में 2 नाउन्स हैं और एक प्रोनाउन है। मैंने बोला जब भी हम लोगों को वर्ड ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करना होगा, हम सबसे पहले वर्ब को देख लेते हैं। तो हमारे पास वर्ब क्या है, इसके बाद इसका सब्जेक्ट हमें फाइंड आउट करना है। हम तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, पूरे सेंटेंस में ये देखेंगे कि कहीं कोई प्रोनाउन दिया गया है या नहीं। अगर प्रोनाउन दिया गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए भाई हम लोग देसी आदमी हैं इसलिए गमछी रखना जरूरी है मुंह हाथ पोंछने के लिए। एसी कहाँ से लाएंगे, देसी लोगों के पास एसी नहीं होता है, ठीक है। देखिए अब हमें क्या देखना है कि हमारे पास नाउन भी है और प्रोनाउन भी है। अगर प्रोनाउन मिल गया तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वो सब्जेक्टिव केस का है या ऑब्जेक्टिव केस का। तो हमारे पास ये सब्जेक्टिव केस में है, तो बिना कुछ सोचे समझे इसको हम लोग क्या मान लेंगे, सब्जेक्ट मान लेंगे। यही हमारा सब्जेक्ट होगा और कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। अब चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने इसको सब्जेक्ट का दर्जा दे दिया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, मैंने आई लिख दिया और इसके बाद विल टीच। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि आई के साथ विल लगेगा कि नहीं, तो लगता है वर्ब में, इसका जो भी कन्फ्यूजन होगा हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब आपके पास 2 हैं, मोहन और इंग्लिश, ठीक है। मैंने आप लोग को वर्ड ऑर्डर में क्या पढ़ाया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और उसके बाद तब ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं। अब आपके पास अगर आपका सब्जेक्ट मिल गया तो सब्जेक्ट के अलावा जितने नाउन प्रोनाउन होंगे सबका सब क्या काम करेंगे, ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। कोई कंफ्यूजन, चलिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा कौन, मोहन भी और इंग्लिश भी। एक रूल बताया था मैंने कि यदि सेंटेंस में एक्शन होता है तो सब्जेक्ट हमेशा सजीव होता है, क्योंकि कोई निर्जीव व्यक्ति कोई काम कर सकता है क्या, नहीं। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ घर बन रहा है, तो ये घर बन रहा है का मतलब कोई ना कोई बना रहा है, तो घर हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा। अगर हम किसी, अब देखिए 2 तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस का और एक पैसिव वॉइस का। पैसिव का कॉन्सेप्ट ही यही है कि यदि सेंटेंस में एक्शन हो रहा है और वहाँ पे एक्शन करने वाले के बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही है, तो हम लोग वहाँ पे सेंटेंस हमेशा किस में लिखेंगे, पैसिव में, क्योंकि तब हमें ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और ख़ास करके अगर वो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो यानी निर्जीव हो, तो हम निर्जीव को तो किसी भी हालत में क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। और अगर मजबूरी में बनाना पड़ा तो सेंटेंस का पूरा पैटर्न पैसिव को वाले रूल्स को फॉलो करेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बाद में हम सीखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 नाउन्स हैं, और अगर हमें एक वर्ब का सब्जेक्ट मिल गया तो जितने वाक्य में नाउन आएंगे सबके सब क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। यहाँ पे मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यानी वर्ब के ठीक बाद अगर हम नाउन या प्रोनाउन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, नाउन या प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। यानी इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो कोई प्रीपोजिशन आपको दिया गया है क्या, इसका मतलब ये जो दोनों नाउन्स हैं वो हर हाल में किसके ऑब्जेक्ट्स हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलता है, नाउन मिलता है या प्रोनाउन मिलता है। वो किसका ऑब्जेक्ट होता है, वो नाउन प्रोनाउन किसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का। और ये नाउन प्रोनाउन किसके ऑब्जेक्ट होंगे, वर्ब के ऑब्जेक्ट। और नाउन प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट में एक ही खास बात होती है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद जो नाउन है वो डायरेक्टली उससे जुड़े रहते हैं, बीच में कोई प्रीपोजिशन वगैरह का यूज नहीं होता है। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा एक प्रीपोजिशन के साथ आता है, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा और डीप लेवल पे जाके सोचें तो आपको पता चलेगा कि सेंटेंस में सेंटेंस में जो नाउन प्रोनाउन है 3 ही जगह पे आ सकता है, या तो वो वर्ब के पहले आएगा, या तो वो वर्ब के बाद आएगा, या वो किसी प्रीपोजिशन के बाद आएगा। कि सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन का इस तीसरे के अलावा कोई चौथा स्थान है ही नहीं, और अगर है तो वो नाउन का काम नहीं करेगा। वर्ब के पहले आएगा तो वर्ब का सब्जेक्ट कहलाएगा, वर्ब के बाद आएगा तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहीं से आपका किस चीज़ का सब्जेक्ट का डेफिनेशन निकल के आता है सामने। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया
कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो आप एक तो सिंपल डेफिनेशन होता है कि सेंटेंस में जो एक्शन को परफॉर्म करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में चर्चा करते हैं उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन एक सवाल और आपके सामने आ सकता है ना कि सब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे। तो आप सीधा डेफिनेशन दिमाग में बैठा लीजिए एकदम, सब लोग, आप लोग भी और जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे वो लोग भी, कि जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब के पहले आया हो लेकिन किसी प्रीपोजिशन के बाद ना आया हो। कहाँ आया हो? वर्ब के पहले आया हो लेकिन किसी प्रीपोजिशन के बाद ना आया हो, वहीं उस सेंटेंस में उस वर्ब का सब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में आई बात? ये रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें सब्जेक्ट के अनुसार क्या करना होता है? वर्ब पुट करना होता है, और वहाँ वर्ब सिंगुलर या प्लुरल हो सकते हैं। अगर इज हो तो सिंगुलर, आर हो तो प्लुरल, वाज हो तो सिंगुलर, वर हो तो प्लुरल, डज हो तो सिंगुलर, डू हो तो प्लुरल, हैज हो तो सिंगुलर और हैव हो तो प्लुरल। इसके अलावा कोई सिंगुलर प्लुरल नहीं होता। तो यदि हम अपना सब्जेक्ट पहचान लें तो फिर हमारा एक काम रह जाएगा ये देखने का कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो वो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम सीखेंगे। अभी बस इतना समझ लेते हैं हम लोग कि सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब के पहले आएगा वो वर्ब का सब्जेक्ट कहलाएगा, वर्ब के बाद आएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और अगर इन दोनों के साथ नहीं आता, यानी वर्ब के पहले या वर्ब के बाद नहीं आता है, तो वो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो किसी प्रीपोजिशन के साथ आएगा। समझ में आई बात? तो हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझा, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है। एक एक्सेप्शन प्रीपोजिशन होता है टू और फॉर, ठीक है। एक्सेप्शन प्रीपोजिशन मैं क्यों बता रहा हूँ इसके बाद एक एग्जांपल दूंगा, इसी एग्जांपल में इन वर्ड्स को जोड़ के बता दूंगा, ठीक है। अभी आप मान के चलिए फिलहाल ये शब्द मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया है, तो आपने आई लिख लिया, सब्जेक्ट विल टीच लिख लिया। अब आपके पास कितने नाउन्स हैं? 2। इन दोनों को ऑब्जेक्ट बनाना है। कल रूल आप लोगों को, यानी पिछले मैंने क्लास में आप लोगों को रूल बताया था कि यदि निर्जीव पहले होगा और सजीव बाद में तो बीच में टू लगाना पड़ेगा, लेकिन मैंने तो आप लोगों को इसमें टू नहीं दिया है। तो मेरे पास क्या होगा? रिवर्स ऑप्शन होगा, पहले सजीव को लिख लेते हैं और उसके बाद निर्जीव को। तो मैं क्या लिखूंगा? आई विल टीच मोहन इंग्लिश। उसके बाद हमारे पास क्या वर्ड बच रहा है? टुमारो। तो मैंने बताया था ना एमपीटी, पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। अब यहां पे रिवर्स रूल क्या होगा? अगर मैंने टू यूज कर दिया तो टू कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि आपके सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक नॉन लिविंग और एक लिविंग, तो अगर आपको टू यूज करना है तो नॉन लिविंग को पहले और लिविंग को बाद में लिखना होगा। यानी अगर मुझे मोहन को इधर लेके जाना होगा और इधर लेके जाना होगा तो बीच में क्या लगाना होगा? टू। यानी अगर मुझे इसमें टू मिला होता तो मैं फिर मोहन को उधर लिखता और इंग्लिश को इधर लिखता, और तब सेंटेंस हो जाता आई विल टीच इंग्लिश टू मोहन। ठीक, चलिए टू का तो हो गया। फॉर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अच्छा, जैसे होता है कि मान लीजिए मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए एक नई कलम लाया हूं, मैं तुम्हारे लिए एक नई कलम लाया हूं, तो लाया कौन है? मैं। तो एक्शन करने वाला मैं हूं, तो सब्जेक्ट कौन कहलाएगा? मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगा। अब मैं क्या लेके आया हूं? पेन। और किसके लिए? तुम्हारे लिए। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे इसको चेंज करता हूं जरा, मैं आप लोगों को दे रहा हूं कुछ वर्ड्स। चलिए, मैंने कहा आई, ठीक है, यू, अ न्यू पेन, ठीक, हैव ब्रॉट। मैंने इसमें आपको फॉर या टू नहीं दिया है, फॉर या टू नहीं दिया है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट है, यदि फॉर और टू आपको नहीं दिया तो आप सजीव को पहले रखेंगे और निर्जीव को बाद में। अब आपको एक चीज और सोचना है, यू और आई 2 प्रोनाउन है, ये तो दिख रहा है सब्जेक्टिव केस है, ये तो कंफ्यूज कर रहा है। तो अब आपको प्रायोरिटी क्या देना? जो एकदम 100% कंफर्म हो उसी को प्रायोरिटी देंगे। ये कंफर्म नहीं है। अब यू हैव ब्रॉट अ न्यू पेन फॉर मी हो सकता, लेकिन यहाँ तो मी तो है नहीं, तो इसलिए इसको सब्जेक्ट मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आई हैव, ध्यान से देखिए, आई हैव क्या? ब्रॉट। यू अ न्यू पेन। ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने आपको टू या फॉर नहीं दिया था। अब अगर मैंने इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या दे दिया? फॉर दे दिया, तो अब ये वाला ये इधर चलाएगा और ये इधर चला जाएगा और बीच में क्या जुड़ जाएगा? फॉर। यानी ये ऐसा लिखा जाएगा, आई हैव
ब्रॉट अ न्यू पेन फॉर यू। समझ में आई बात? तो ये तो था ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कि वर्ब के पहले और वर्ब के बाद हमें जो नाउन है और प्रोनाउन है उसको कैसे प्लेस करना है। इसके बाद और 3 चीज़ें बचती हैं, मैनर, प्लेस और टाइम। इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी वगैरह, तो वो फ्रीक्वेंसी हम आगे डील करेंगे। पहले मैं मैनर, प्लेस और टाइम आज तीनों क्लियर कर देता हूँ। कोई दिक्कत? चलिए देख लीजिए आप लोग इसको अच्छे से। पहले हो गया? एक सेकंड। इसके बाद 3 चीज़ों का नंबर आता है जिसे हम लोग कहते हैं m प्लस p प्लस t। ये m क्या है? अगर हम इसको इधर यहाँ से लिखना शुरू करें S B O M P T, तो हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में तो देख लिए। अब हमारे पास ये 3 ऑप्शन हैं। इन 3 ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ये m फॉर मैनर, p फॉर प्लेस और t फॉर टाइम। अभी तक इन तीनों में हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लिया था? इसमें हम लोगों ने देख लिया था नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अगर आप एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो आपको पता होगा कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, खास करके नाउन के बारे में, प्रोनाउन तो वैसे ही प्रीडिफाइंड है, तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में यदि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन आएगा तो उसके साथ आएगा, तो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच ये और 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके साथ आ जाएगा। तीसरा ये है आपका क्या? वर्ब। ये चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो 4 पार्ट्स ऑफ 8 में से 4 तो यही हो गए आधे हिस्से में। अब ये जो तीनों आप देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों एक्शन के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। आपने एक्शन कैसे किया, आपने एक्शन कहाँ किया और आपने एक्शन कब किया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब का डेफिनेशन यही होता है कि आप वर्ब के बारे में कुछ भी बताइए, एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब विल बी द एडवर्ब, ठीक है। चलिए अब आप समझिए इसकी पहचान क्या होती है? हाउ, कैसे, काम कैसे हुआ, ठीक है। और ज़्यादातर एडजेक्टिव्स में एल वाई लगा देते हैं, ज़्यादातर, 100% की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पहले से उसी के लिए आते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो बनाए जाते हैं। तो ज़्यादातर एडजेक्टिव्स में एल वाई लगा देते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह एक्ट करने लगता है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए मैंने लिखा ईजी, मैंने लिखा साइलेंट, मैंने लिखा ब्यूटीफुल, मैंने लिखा यूजुअल, ऐसे ही शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे। अब आप इसमें क्या जोड़िए? एल वाई। देखिए इजी में एल वाई लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? इजीली, आसान, और एल वाई लग गया तो आसानी से या आसानी पूर्वक। यह काम आसान है, इट इज एन ईजी वर्क, और मैंने इसे आसानी से किया, आई डिड इट ईजीली। उसी तरीके से वह शांत है और उसने शांतिपूर्वक ये काम किया, तो ये क्या बन जाएगा? साइलेंटली। ब्यूटीफुल, ठीक है, यह जगह सुंदर है, दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, लेकिन इस जगह को सुंदरता पूर्वक सजाया गया है, दिस प्लेस हैज बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली। और यूजुअल, सामान्य, और यूजुअली, सामान्यतः, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूजुअली। पहले से अगर एल रहेगा तो डबल एल वाई हो जाएगा, यानी एक एल और एक और एल, और अगर एल नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया, ब्यूटीफुली। जिसमें एल नहीं होगा तो उसमें एल वाई जुटेगा, और जिसमें पहले से एल होगा तो वहाँ डबल एल वाई हो जाएगा। पहली बात, जैसे जनरल से जनरली भी होता है। एक चीज़ आपको समझना है कि ये जितने में भी मैंने एल वाई लगाए हैं ये सब के सब क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। एक और वर्ड है, आप लोगों को शायद कन्फ्यूजन में डालेगा,
फ्रेंड, और इसमें लग गया है ly, तो ये क्या बन गया? फ्रेंडली। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये एडवर्ब ऑफ मैनर है? नहीं। अगर हम एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है। इसमें ये फ्रेंड क्या है? नाउन है, तो नाउन में ly लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है। इट इज़ नॉट अ फ्रेंडली वे टू टॉक, इट इज़ नॉट अ फ्रेंडली वे टू टॉक। यह बात करने का मतलब मित्रतापूर्वक तरीका नहीं है। ठीक है। तो हम लोग अगर फ्रेंडली शब्द बोलेंगे, केवल फ्रेंडली, तो ये एडवर्ब का काम नहीं करेगा। आपको बस ये ध्यान देना कि एडवर्ब ऑफ मैनर में वही ly वाले शब्द लिए जाएंगे जो एडजेक्टिव में बने हुए हों। नाउन में ly लगने के बाद अगर बने हैं तो उसे हम लोग एडवर्ब में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इस एडवर्ब ऑफ मैनर का स्थान हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद होगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब के बाद होगा। ठीक है। आई डिड इजीली या आई डिड इट इजीली, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो वर्ब के तुरंत बाद लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वर्ब के बाद लिखेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं प्लेस और टाइम पे। यहाँ तक एडवर्ब हुई ना। देखिए ये भी एडवर्ब ही है, लेकिन इसमें एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा होगी, प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन ऐसे तो बहुत सारे काम करता है, लेकिन मेनली दो भागों में बांटे गए हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सिमिलर प्रीपोजिशन दोनों काम करते हैं। अगर मैं बोलूँगा इन द रिवर तो प्लेस बताएगा, और इन द मॉर्निंग तो टाइम बताएगा। ऑन द रूफ तो प्लेस बताएगा, और ऑन मंडे टाइम बताएगा। ठीक है। एट द डोर प्लेस बताएगा, और एट 6 o'clock टाइम बताएगा। तो प्रीपोजिशन जो है वो क्या करते हैं? प्लेस और टाइम बताते हैं। कुछ होते हैं फिक्स्ड जो एक ही में आते हैं, जैसे ड्यूरिंग वगैरह। ठीक है। आप ड्यूरिंग प्लेस के साथ नहीं यूज करते हैं, बिटवीन यूज कर सकते हैं दोनों में। ठीक है। बिटवीन यू एंड मी तो प्लेस, और बिटवीन 6 o'clock एंड 7 o'clock टाइम। समझ में आई बात? तो हमें एक चीज़ ध्यान सीखना होगा कि प्लेस और टाइम में प्रीपोजिशन आता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि नाउन और प्रोनाउन यदि प्रीपोजिशन के बाद है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। अब आपको एक चीज़ दिखा रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। मान लीजिए मैंने लिखा मंडे, क्या लिखा? मंडे, और मैंने लिखा ऑन मंडे। ठीक है। मैंने लिखा दिल्ली, और मैंने लिखा इन दिल्ली। ठीक। मैंने कहा डोर या द डोर, और मैंने कहा एट द डोर। ठीक। अब इन सब में डिफरेंस क्या है? ये जो मंडे, दिल्ली और डोर देख रहे हैं, ये विदाउट प्रीपोजिशन है, यानी ये दिन का नाम है, ये स्थान का नाम है, और ये एक वस्तु का नाम है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके में प्रीपोजिशन ऐड कर दिया, ये अब टाइम बताने लगा। जैसे ही इसमें मैंने प्रीपोजिशन ऐड कर दिया, ये प्लेस बताने लगा। जैसे इस पे भी मैंने प्रीपोजिशन ऐड किया, ये भी अब क्या बताने लगा? प्लेस। यानी सेंटेंस में यदि समय सूचक या स्थान सूचक शब्द आए, लेकिन वो सिर्फ नाम बताने के लिए आए, तो उसको हम लोग नाउन की कैटेगरी में रखेंगे, और तब वो सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर उसके पहले प्रीपोजिशन लग गया हो तो उस प्रीपोजिशन के साथ जोड़ के देखिए कि वो टाइम बता रहा है कि प्लेस। चलिए एक इसका भी एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए मैंने लिखा आई लिव इन दिल्ली। अब ये इन दिल्ली क्या है? मेरे रहने का प्लेस बता रहा है। ठीक है। और मैंने एक वाक्य लिखा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब आप जरा गौर कीजिए, अब ये दिल्ली क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सिंपल नाउन की तरह यूज हुआ है, और ये एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, यानी ये एडवर्ब ऑफ प्लेस में काउंट होगा और ये सब्जेक्ट में काउंट होगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे, क्वेश्चन जब मैं बनवाऊंगा तो बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जहाँ आपको क्या मिलेगा? सेम वर्ड दिखेगा, आपको लगेगा कि इसको किस में रखें, तो प्रीपोजिशन का ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ नेचुरल वर्ड्स होते हैं, जैसे टुमारो,
यस्टरडे, टुडे, ये नेचुरल टाइम बताने वाले हैं, इसमें हम लोगों ने कोई प्रीपोजिशन ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो नेचुरल टाइम और प्लेस बताने वाले शब्द होते हैं, ठीक है, जिसमें हमें कोई अलग से प्रीपोजिशन लगाना ही नहीं होता है, वहाँ पे ये वाला कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। इन सब के अलावा एक और कन्फ्यूजन करने वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। चलिए पहले फ्रीक्वेंसी भी चर्चा कर लेते हैं, तब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग साइंस की भाषा में बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जैसे मान के चलिए दो वेव्स हैं, ठीक है, और एक, अच्छा ये रिपीट हो रहा है ना, तो कितने टाइम इंटरवल के बाद ये रिपीट होगा, यही इसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग वेवलेंथ भी बोलते हैं, आई थिंक, कि एक वेव से दूसरे वेव के बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, वो ज़्यादा टाइम इंटरवल पे आ रहा है। और एक, अब जरा गौर कीजिए, ये सपोज कीजिए 1 सेकेंड का ये ग्राफ है और ये भी 1 सेकेंड का ही ग्राफ है। ये 1 सेकेंड में अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है और ये 1 सेकेंड में, ठीक है। अगर मेल और फीमेल की वॉइस की बात की जाए तो ये मेल वॉइस फ्रीक्वेंसी हो सकती है और ये फीमेल वॉइस, क्योंकि फीमेल वॉइस जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज़्यादा, और जिस वॉइस की जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो पतली होती है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए तो हार्श लगने लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने फ्रीक्वेंसी बताया। फ्रीक्वेंसी का अंग्रेजी में क्या काम? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे होगा कि मैं जो एक्शन कर रहा हूँ वो कितने टाइम इंटरवल के बाद रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। इसमें आप दो वर्ड्स को देख सकते हैं जिसमें सारे शब्द समा जाएंगे, नेवर टू ऑलवेज। नेवर सबसे निगेटिव और ऑलवेज सबसे पॉजिटिव, यानी अब जरा गौर कीजिए, इस नेवर से सटा, अच्छा हम लोग वो देखते हैं ना कि जो जिसके करीब रहता है उसमें उसी का गुण नजर आता है। अब नेवर के करीब क्या होगा? हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, ठीक। और ऑलवेज के करीब क्या होता है? डेली, एवरीडे, ठीक है। उसके बाद ऑफन, ठीक है। और इसके बीच में भी होते हैं कुछ, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स। उसके बाद वंस या ट्वाइस लगा के, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, थ्राइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये सब होते हैं, ठीक है। यानी ये मोस्ट निगेटिव है, ये मोस्ट पॉजिटिव है। यानी ये काम मान लो मैंने कहा मैं कभी वहाँ नहीं जाता हूँ, मोस्ट निगेटिव, मैं शायद ही कभी वहाँ जाता हूँ, ये तीनों उसमें आ जाएगा, ये चारों आ जाएगा, ना के बराबर, ठीक है। मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ, मैं प्रतिदिन वहाँ जाता हूँ, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, और बीच में मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ, मैं सामान्यतः वहाँ जाता हूँ, मैं महीने में वहाँ 1 बार जाता हूँ, 2 बार जाता हूँ। ये जो सारे शब्द आप देख रहे हैं ये सब किस में आएंगे? फ्रीक्वेंसी में। यानी बहुत कम, यानी बहुत दूर वेवलेंथ होगा इसका, और ये बहुत ज़्यादा, यानी वेवलेंथ बहुत कम। आप इसको मेल वॉइस से कंपेयर कीजिए, इसको फीमेल वॉइस से कंपेयर कीजिए, ये बीच वाला, यानी कुछ लोगों का आवाज़ देखते तो मिक्स होता है, कभी सुनेंगे तो मर्दाना जैसा लगेगा, कभी सुनेंगे तो औरत जैसा लगेगा, तो ये बीच वाले हैं। तो इतने सारे शब्दों को हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्लेस कहाँ होता है? एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इसका प्लेस होता है मेन वर्ब से पहले। किसके पहले? मेन वर्ब के पहले और बी वर्ब के बाद, ठीक। अगर आपके पास 2 वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, तो बीच में यहां पे क्या लगेगा? यहां पे आप मान लीजिए ये इसकी जगह है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, बीच में ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। आई गो देयर, आई ऑलवेज गो देयर, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इसमें ऑलरेडी वगैरह शब्द देखिए, इसमें एक दो वर्ड और आते हैं, जस्ट, ऑलरेडी, इसको भी इसी में रखिए। वैसे ये फ्रीक्वेंसी नहीं है लेकिन इनका भी प्लेस यहीं पे होता है। एक और वर्ड होता है एवर, ठीक है, हैव यू एवर वगैरह, वो सब बाद में कल में, ये भी इसी में आएगा। तो मैंने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रहेगा तो मेन वर्ब के पहले, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं भी रहेगा तो मेन वर्ब के पहले, लेकिन केवल एक जगह बी वर्ब। बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग बीन को छोड़ भी देते हैं क्योंकि ये तो मेन वर्ब भी काम करता है ना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों के रूप में आता है, तो उसको छोड़ दीजिए, इतने को याद रखिए। बी बीन को भी छोड़ दीजिए। इज, एम, आर, वाज, वर, इनके बाद लगेगा, जब भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगेगा इनके बाद, और जब मेन वर्ब रहेगा तो हमेशा इसके पहले, ठीक। इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इतना सीख जाने के बाद आप समझ लीजिए ना कि मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं उसको कलेक्ट करके सेंटेंस बना सकते हैं। मैं अभी बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, उसके बाद आप लोग अपने बुक से भी बना सकते हैं, सबके पास बुक है ही। चलिए इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर किसी को कुछ उतारने लायक लग रहा हो तो उतार सकता है, या आप लोग दोबारा रिपीट कर सकते हैं वीडियो से या स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी। चलिए चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे। जैसे देखिए एक दो एग्जांपल, मान लीजिए एक लिखा मैंने, द डोर ओपनड आई क्वाइटली। चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन साथ में देखते चलते हैं, ठीक है। अब जरा गौर करो, इसमें प्रोनाउन मिला ना हमें, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह। इसके बाद ये हमारा क्या है, वर्ब है। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, एक ये नाउन है और ये एल वाई वाला शब्द है। तो नाउन क्या काम करेगा, या तो सब्जेक्ट का या तो ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट की जगह तो फुल हो गई है, और ऑब्जेक्ट, इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं है तो डायरेक्ट इसके साथ जोड़ देंगे, द डोर। और उसके बाद देखिए एक बुक है रेमंड मर्फी, सब लोगों मैक्सिमम लोगों के पास होगी, नहीं होगी तो आप लोग ले सकते हैं। इसमें ये वर्ड ऑर्डर के 2 चैप्टर्स हैं, इसको आप बहुत आराम से सारी चीज़ों को बना सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको, जैसे देखो देखिए 2 letters I this morning wrote। अच्छा जरा गौर कीजिए, इसमें क्या क्या था, एक सब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट था, एक वर्ब था, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर था। इसमें 2 letters और आई, तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या है, टाइम है। और ये तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, 2 letters, और उसके बाद दिस मॉर्निंग। तो ये तो था, एक में प्लेस वाला हमने चेक कर लिया, एक में मैनर वाला चेक कर लिया। अगर आपको तीनों एक साथ मिल जाए, मैनर भी मिल जाए, प्लेस भी मिल जाए, टाइम भी मिल जाए, तो आपको उसमें सर्च करना होगा। पहले क्या लिखेंगे, पहले टाइम लिखेंगे, उसके बाद प्लेस लिखेंगे, और उसके बाद सॉरी पहले मैनर, तब प्लेस, और तब टाइम, ठीक है। अच्छा इस एक हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं, अभी एक आध एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी वाला कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल, माई ब्रदर
स्पीक्स टू मी। आपको इसमें ना नेवर पुट करना है। तो बताइए जरा कहाँ नेवर पुट करेंगे हम लोग? ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया ना, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट या जो भी कहिए इसको आप। अब आपका ये मेन वर्ब है कि नहीं है? और एक और चीज़ समझिए, अगर सेंटेंस में वर्ब एक ही हो तो वही मेन वर्ब होता है। तो हम लोग इसके पहले यहाँ पे क्या करेंगे? नेवर पुट करेंगे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, सुजैन इज पोलाइट। सुजैन इज पोलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑलवेज। अब जरा गौर कीजिएगा, इसमें भी वर्ब एक ही है, इज, लेकिन मैंने क्या बताया था आप लोग को कि मेन वर्ब के पहले तो लगेगा, लेकिन जहाँ इज एम-आर वाज वर्ब होगा उसके बाद लगेगा। तो यानी कि हमारा ये जो ऑलवेज है वो कहाँ लिखा जाएगा? इसके बाद, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग आराम से इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बुक तो लगभग सब किसी के पास है, चाहे तो वो अच्छे से बना सकता है। और हम लोग इस प्रकार वर्ड ऑर्डर का मैक्सिमम, इसके अलावा क्या सीखना है? इसके अलावा वर्ड ऑर्डर में क्या सीखना है? एक सीखना है एडजेक्टिव का ऑर्डर। क्या सीखना है? एडजेक्टिव। इसके आगे में मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में इसी में कंटिन्यूटी में मैं बता दूंगा एडजेक्टिव का ऑर्डर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी चीज़ के एक से अधिक गुण भी तो बता सकता हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जब एक से अधिक गुण बताए तो वो मैंने आगे पीछे बता दिए, जहाँ उसको लिखना चाहिए था वहाँ मैंने उसको लिखा नहीं, और इस तरीके से। तो देखिए एडजेक्टिव को बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक ओपिनियन होता है और एक फैक्ट होता है। अच्छा मान लीजिए कि एक कोई खाना है, जैसे चाय, कोई बहुत मीठा पीता है, बहुत कोई हल्का मीठा पीता है। अगर किसी ने चाय पिया और उसने कहा यार ये चाय बहुत मीठा है, और सामने वाले ने पिया तो कहा कहाँ मीठा है, ठीक तो है। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ दोनों का ओपिनियन डिफरेंस है, डिफरेंट है मतलब दोनों में ओपिनियन में डिफरेंस है। और एक होता है फैक्ट, चाय एकदम गर्म है तो क्या, अरे चाय बहुत गर्म है, सामने वाला भी क्या बोलेगा? चाय बहुत गर्म है। तो चाय का गर्म होना फैक्ट है, और चाय का मीठा होना क्या है? ज़्यादा मीठा होना। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर कोई मैदान है, खेल का मैदान है, और वो गोल है, तो क्या मैं उसको चौकोर कह सकता हूँ? गोल मैदान को चौकोर कहा जा सकता है क्या? इसका मतलब ये है कि गोल मैदान फैक्ट है, ठीक है, कोई उसको चौकोर नहीं कर सकता है। लेकिन बड़ा होना, छोटा होना, या सुंदर होना, खराब होना, ये हमारा ओपिनियन है। जब हम किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन रखते हैं तो उसको पहले रखते हैं और उसके बाद फैक्ट को उसके बाद रखते हैं, ठीक है। तो जब इसके बारे में तो, और इसके अलावा फैक्ट में भी कई सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, पहले इस पर क्वेश्चन बनवाऊंगा मैं अगले वीडियो में और अगले क्लास में, और फिर उसके बाद मैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पे चलूँगा, ताकि वर्ड ऑर्डर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो इतना तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर आगे हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।